नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम है एक शरीफ सासू माँ और 4 चालाक बहुएं। यह कहानी हमें रिश्तों की गहराई, जीवन के मूल्यवान सबक और परिवार की अहमियत का एहसास कराएगी। तो चलिए इस दिल छू लेने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। गांव के बाहरी किनारे पर एक पुराना लेकिन बेहद खूबसूरत घर था, जहां एक बुजुर्ग महिला रहती थीं। उन्हें पूरे गांव में स्नेह और सम्मान के साथ सुधा ताई कहा जाता था। लगभग 65 साल की उम्र में भी सुधा ताई के चेहरे पर एक अनोखी चमक और शांति की आभा थी, जो उनकी सरलता और सकारात्मक सोच को दर्शाती थी। उनकी गहरी आंखों में अनुभव की गहराई झलकती थी और उनका दिल हर किसी के लिए प्रेम और दया से भरा हुआ था। गांव में हर कोई उन्हें अपनी मार्गदर्शक और मां समान मानता था। उनका स्वभाव इतना विनम्र और स्नेहपूर्ण था कि हर कोई उनका आदर करता था। सुधा ताई के परिवार में उनके 4 बेटे और उनकी पत्नियां थीं। बेटे मेहनती तो थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में उनकी भागीदारी बेहद कम थी। दूसरी तरफ उनकी 4 बहुएं अपनी चालाकी और स्वार्थी स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। उनके व्यवहार और आपसी झगड़ों ने घर के वातावरण को हमेशा तनावपूर्ण बनाए रखा। बावजूद इसके, सुधा ताई अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए हर संभव प्रयास करती थी, लेकिन उनकी बातों का असर बहुओं पर बहुत कम ही पड़ता। सुधा ताई की जीवन शैली बेहद सरल और उनके विचार गहरे थे। वह मानती थी कि घर को सुखी और शांतिपूर्ण बनाने के लिए परिवार के हर सदस्य का साथ मिलजुल कर रहना जरूरी है। हर सुबह पूजा के बाद वह अपने परिवार के बीच बैठकर बहुओं को बड़े प्यार और धैर्य से समझाती, बेटियों, इस घर को स्वर्ग बनाने की ताकत सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। अगर हम सब मिलकर रहें तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी और यह घर सुकून और शांति का एक सुंदर उदाहरण बन जाएगा। उनकी बातें गहरी सच्चाई से भरी होती थीं, लेकिन उनकी बहुएं उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देतीं। बहुओं की आपसी तकरार और स्वार्थपूर्ण स्वभाव घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद का कारण बनते। वे अक्सर एक दूसरे पर दोष मढ़ने और ताने देने में लगी रहतीं। इन झगड़ों का असर सिर्फ घर के माहौल पर ही नहीं, बल्कि सुधा ताई के दिल पर भी होता। इसके बावजूद सुधा ताई ने कभी हार नहीं मानी। हर दिन वह एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ अपने परिवार को जोड़ने और सुधारने की कोशिश करती रहीं। उनका धैर्य, सकारात्मक सोच और परिवार के प्रति समर्पण पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत था। उनका संघर्ष यह बताता था कि रिश्तों को सहेजने के लिए कितना धैर्य और त्याग चाहिए। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनके परिवार में भी सच्चा सामंजस्य और खुशी लौट आएगी। 4 बहुएं और उनकी चालाकियां। पहली बहू राधा सबसे बड़ी बहू थी और घर में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने में माहिर थी। वह बातचीत में इतनी मीठी और विनम्र लगती कि कोई भी उसके असली इरादों को समझ नहीं पाता। उसके शब्दों में इतनी मधुरता होती थी कि सुनने वाले को लगता जैसे वह सच्चे दिल से बोल रही हो। सासू माँ के सामने वह हमेशा आदर्श बहू बनने का प्रयास करती। वह उन्हें बड़े आदर के साथ संबोधित करती और उनकी चिंता करने का नाटक करती। अक्सर राधा सासू माँ से बड़े प्यार भरे शब्दों में कहती, माँ जी, आप दिन रात सबकी फिक्र करती हैं, लेकिन अब आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और आराम करना चाहिए। घर की जिम्मेदारियां हम बहुएं संभाल लेंगी। उसके यह शब्द सुनकर सुधा ताई के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती, लेकिन उनका अनुभवी दिल राधा के असली इरादों को भांप लेता। असल में राधा की मीठी बातों के पीछे उसका अपना स्वार्थ छिपा होता। वह चाहती थी कि सासू माँ घर के कामकाज से पूरी तरह दूर रहें, ताकि घर पर उसकी चल सके और उसकी योजनाओं को कोई चुनौती न दे। उसका उद्देश्य यह था कि वह घर की बड़ी बहू के रूप में अपनी सत्ता स्थापित कर सके और बाकी बहुओं को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सके। वह घर के हर छोटे बड़े फैसले में अपनी राय को अंतिम मानने की कोशिश करती और अपनी चालाकी से सभी पर प्रभाव डालने का प्रयास करती। एक बार राधा ने अपनी सासू माँ को खुश करने के लिए उनके लिए एक नया सूट खरीदा। उसने बड़े उत्साह से सासू माँ के पास जाकर कहा, माँ जी, मैंने बाजार में यह सूट देखा और तुरंत सोचा कि यह आपकी पसंद का है। यह आपके ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगा। उसके इस कार्य से सासू माँ को खुशी हुई, लेकिन राधा का असली मकसद कुछ और ही था।
वह चाहती थी कि सासू माँ उसकी इस भेंट की तारीफ करें और उसके प्रति विशेष स्नेह दिखाए। इसके अलावा राधा का इरादा यह भी था कि बाकी बहुएं उसकी तारीफें सुनकर खुद को उससे कमतर समझें। वह चाहती थी कि सभी को लगे कि वह सासू माँ का सबसे अधिक ख्याल रखने वाली और सबसे प्रिय बहू है। जब सासू माँ ने सूट पहनकर उसे आशीर्वाद दिया तो राधा ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन उसके दिल में एक संतोष की भावना थी कि उसकी चाल कामयाब हो रही है। राधा का यह व्यवहार सुधा ताई की अनुभवी आंखों से छिप नहीं पाता। वह समझती थी कि राधा के हर कदम के पीछे उसका कोई स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन फिर भी वह उसे टोकने की बजाय धैर्य के साथ परिवार को एकजुट रखने का प्रयास करती रहती। उनका मानना था कि समय के साथ हर व्यक्ति अपने गलत इरादों को त्याग कर सच्चाई की राह पर आ सकता है। दूसरी बहू शांता अपने व्यक्तित्व को एक आदर्श और धार्मिक महिला के रूप में प्रस्तुत करती थी। वह रोज सुबह सबसे पहले उठती और घर के मंदिर में घंटियां बजाकर पूजा पाठ शुरू कर देती। उसकी मधुर आवाज में गाए गए भजन पूरे घर में गूंजते, जिससे ऐसा लगता कि वह सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति में लीन है। परिवार के बाकी सदस्य और पड़ोसी भी उसकी इस आदत को देखकर प्रभावित होते और कहते, शांता तो बड़ी धार्मिक और सुलझी हुई बहू है। लेकिन इस दिखावे के पीछे शांता का असली स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह पूजा पाठ का उपयोग केवल अपनी छवि को निखारने के लिए करती थी। शांता की असलियत उसके व्यवहार और बोलचाल से अक्सर सामने आ जाती। वह सासू माँ सुधा ताई के प्रति कभी भी सम्मानजनक व्यवहार नहीं रखती थी। जब भी सुधा ताई अपने जीवन के अनुभवों और पुराने जमाने की बातों को परिवार के साथ साझा करती, शांता तुरंत बीच में टोककर अपनी बात रख देती। उसकी बातों में एक हल्का मगर गहरा ताना छिपा होता, जिससे वह सासू माँ को यह एहसास दिलाने की कोशिश करती कि अब उनका समय बीत चुका है और घर में उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। अगर सुधा ताई किसी परंपरा या रीति रिवाज की बात करती तो शांता तुरंत बोल पड़ती, माँ जी, आपके जमाने में तो शायद ऐसे काम चलते होंगे, लेकिन आजकल जमाना बदल गया है। अब वह सब करने का कोई मतलब नहीं है। शांता की यह आदत केवल सासू माँ को चुभती ही नहीं थी, बल्कि घर के माहौल को भी तनावपूर्ण बना देती थी। उसकी बातें सुनकर सुधा ताई अक्सर शांत हो जाती और कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी झलकने लगती। शांता की मंशा यह थी कि वह अपने तानों और बातों से सासू माँ को यह महसूस करा सके कि अब घर में उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं है और निर्णय लेने का अधिकार अब बहुओं के पास है। वह कभी कभी सासू माँ की छोटी छोटी गलतियों को भी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती और इसे सबके सामने इस तरह पेश करती जैसे वह घर के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार और समझदार हो। उदाहरण के लिए, अगर सासू माँ किसी सामान को सही जगह पर रखना भूल जाती तो शांता तुरंत कहती, माँ जी, आप तो अब भूलने लगी हैं। ये सब आप पर छोड़ना अब सही नहीं लगता। आप आराम किया करें, हम सब संभाल लेंगे। उसकी यह बात सुनने में तो सम्मानजनक लगती, लेकिन इसके पीछे छिपे व्यंग्य को समझने में सुधा ताई को देर नहीं लगती। शांता के इस व्यवहार को देखकर सुधा ताई के मन में एक गहरी पीड़ा होती थी। वह समझती थी कि शांता की धार्मिकता केवल एक आवरण है और उसके ताने घर के वातावरण को बिगाड़ने का काम करते हैं। फिर भी सुधा ताई अपने धैर्य और अनुभव के साथ शांता की हर बात को अनसुना कर देती। उनका मानना था कि हर इंसान समय के साथ बदल सकता है और सच्चाई को समझ सकता है। उनके दिल में यह उम्मीद हमेशा बनी रहती थी कि शांता भी एक दिन अपनी गलतियों को समझेगी और परिवार के साथ सच्चे दिल से जुड़ पाएगी। तीसरी बहू कमला अपने बातूनी और चतुर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह ऐसी महिला थी जो हर विषय में अपनी राय देना जरूरी समझती। चाहे वह घर के कामकाज की बात हो, सासू माँ के निर्णय हो या परिवार के भविष्य से जुड़े मुद्दे, कमला को हर बात में अपनी टांग अड़ाने की आदत थी। उसकी तेज जुबान और चालाक सोच ने उसे परिवार में एक अलग पहचान दी थी। वह अक्सर अपनी बातों को इस तरह प्रस्तुत करती जैसे वह परिवार का भला चाह रही हो, लेकिन असल में उसके हर शब्द के पीछे उसका अपना स्वार्थ छिपा होता। कमला के दिमाग में हर समय पैसे का हिसाब किताब चलता रहता था। वह हमेशा इस कोशिश में रहती थी कि कैसे वह घर के पैसे पर नियंत्रण पा सके। खास तौर पर सासू माँ सुधा ताई की पेंशन की रकम पर उसकी नजर होती थी। वह आए दिन सासू माँ के पास जाकर बड़ी मीठी आवाज में कहती,
मां जी, आप पेंशन का पैसा अपने पास क्यों रखती हैं? आपके लिए तो हम हैं ना। मुझे दे दिया कीजिए, मैं उसे अच्छे से संभाल लूंगी। आप चिंता न करें, मैं सबका ध्यान रख लूंगी। उसकी बातें सुनने में तो मददगार लगती, लेकिन उसकी मंशा यह थी कि वह उस पैसे को अपने हिसाब से खर्च कर सके और अपनी जरूरतें पूरी कर सके। कमला की चालाकी यहीं तक सीमित नहीं थी। वह कभी कभी सासू माँ के खर्चों पर सवाल उठाने से भी नहीं हिचकिचाती थी। अगर सुधा ताई अपने लिए कुछ जरूरी सामान खरीदती तो कमला तुरंत कहती, मां जी, आप इन सब चीजों पर पैसे क्यों खर्च कर रही हैं? इससे कोई फायदा नहीं होगा। इन पैसों को बचाना चाहिए। आखिरकार ये सब तो हमारे ही काम आएगा। कमला की इन बातों से सासू माँ को गहरी ठेस लगती, लेकिन वह अपने स्वभाव के अनुसार शांत रहती और कुछ नहीं कहती। कमला की सबसे बड़ी ताकत उसकी बातूनी प्रवृत्ति थी। वह अपनी बातों से घर के बाकी सदस्यों को भी प्रभावित करने की कोशिश करती। वह कभी अपने पति से तो कभी अन्य बहुओं से यह चर्चा करती कि घर के पैसे का बेहतर उपयोग कैसे होना चाहिए। वह यह दिखाने की कोशिश करती कि वह घर के वित्तीय मामलों को संभालने में सबसे सक्षम है। लेकिन उसकी बातों का असली उद्देश्य सभी के सामने खुद को समझदार और जिम्मेदार दिखाना था, ताकि घर के वित्तीय निर्णयों में उसका वर्चस्व स्थापित हो सके। सुधा ताई को कमला की हर चालाकी भली भांति समझ आती थी। वह जानती थी कि कमला का यह स्वभाव परिवार के माहौल को केवल तनावपूर्ण ही बना रहा है। फिर भी अपने धैर्य और स्नेह के साथ वह कमला की हर बात को शांत भाव से सुनती। वह सोचती कि शायद किसी दिन कमला अपने स्वार्थ और लालच को छोड़कर परिवार के प्रति सच्ची जिम्मेदारी महसूस करेगी। सुधा ताई का यही धैर्य और समझ उन्हें परिवार में एक मजबूत स्तंभ बनाए रखता था। चौथी बहू विमला उम्र में सबसे छोटी थी, लेकिन चालाकी और स्वार्थ में सबसे आगे। वह इतनी होशियार थी कि अपनी बातों और व्यवहार से लोगों को अपने इशारों पर नचाना जानती थी। सासू माँ के सामने वह हमेशा आदर्श बहू बनने का नाटक करती। उसकी बातों में इतनी विनम्रता और मिठास होती थी कि सासू माँ भी कुछ देर के लिए उसकी सच्चाई समझ नहीं पाती। वह हमेशा इस कोशिश में रहती कि सासू माँ को लगे कि वह उनकी सबसे प्यारी और भरोसेमंद बहू है। लेकिन सासू माँ के पीठ पीछे विमला का असली स्वभाव उभर आता। वह घर के सदस्यों के खिलाफ साजिशें रचती और माहौल को तनावपूर्ण बना देती। विमला का सबसे बड़ा सपना था कि सासू माँ की सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। उसके हर कदम का यही उद्देश्य होता। वह छोटी छोटी बातों में सासू माँ का विश्वास जीतने की कोशिश करती। एक बार उसने अपनी सासू माँ के लिए खुद खाना बनाने का निर्णय लिया। उसने बड़े प्रेम से उनके लिए उनके पसंदीदा पकवान बनाए और बड़ी श्रद्धा से उन्हें परोसते हुए कहा, माँ जी, आपके बिना यह घर अधूरा है। आप ही इस परिवार का आधार हैं। उसके शब्द इतने मीठे और भावनात्मक थे कि कोई भी उसकी सच्चाई को नजरअंदाज कर सकता था। सासू माँ ने उसकी इस सेवा और आदर भाव से प्रभावित होकर उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन विमला का असली मकसद कुछ और था। वह यह सब केवल सासू माँ का विश्वास जीतने के लिए कर रही थी, ताकि सही समय पर वह उन्हें अपनी संपत्ति उसके नाम करने के लिए राजी कर सके। विमला की चालाकी इतनी थी कि वह घर के अन्य सदस्यों को भी अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करती। वह बहुओं के बीच झगड़े को बढ़ावा देती और खुद को सासू माँ का सबसे प्रिय साबित करने की कोशिश करती। उसकी चालाकी इतनी गहरी थी कि वह दूसरों के खिलाफ साजिशें रचने में माहिर थी, लेकिन वह हमेशा यह सुनिश्चित करती कि सासू माँ को उसकी असलियत का पता न चले। विमला की यह हरकतें धीरे धीरे सासू माँ के अनुभवी दिल तक पहुँचने लगीं। सुधा ताई समझने लगी कि विमला के इस व्यवहार के पीछे उसका स्वार्थ छिपा है, लेकिन उन्होंने कभी उसे डांटा नहीं। अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने धैर्य और स्नेह का सहारा लिया। वह मन ही मन सोचती कि विमला के दिल में जो लालच और स्वार्थ है वह समय के साथ खत्म हो जाएगा। उनका विश्वास था कि परिवार का सच्चा सुख और शांति केवल तब आएगी जब हर सदस्य अपने स्वार्थ को त्याग कर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार होगा। सुधा ताई को अपनी चारों बहुओं की चालाकियों और स्वार्थी स्वभाव का पूरा अंदाजा था। वह जानती थी कि उनके हर मीठे शब्द और विनम्रता के पीछे एक छिपा हुआ स्वार्थ है, लेकिन अपने धैर्य और अनुभव से वह हमेशा चुप रहीं।
उन्होंने कभी किसी बहू की शिकायत अपने बेटों से नहीं की। उनका मानना था कि समय और समझदारी के साथ हर व्यक्ति बदल सकता है। वह अपने स्वभाव से बहुओं को सुधारने की कोशिश करती। एक दिन उन्होंने अपने दिल की बात कहने का निश्चय किया। उन्होंने सभी बहुओं को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से कहा, बेटियों, जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है अपनापन। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे और मिलजुल कर रहेंगे तो यह घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन अगर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने और अलगाव पैदा करने की कोशिश करेंगे तो यह घर बिखर जाएगा। आप सब इस घर की शान हैं, इसे बनाए रखना आपका कर्तव्य है। लेकिन उनकी इन बातों का चारों बहुओं पर कोई असर नहीं हुआ। बहुएं उनकी बातों को अनसुना कर देती और अपनी चालाकियों में लगी रहती। हर बहू का ध्यान केवल अपने स्वार्थ और दूसरे को नीचा दिखाने पर था। सुधा ताई के लिए यह दुखद था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन सुधा ताई ने अपने सबसे बड़े बेटे राम को बुलाया और कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि इन बहुओं को सबक सिखाया जाए। मैंने सबको सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब हमें एक योजना बनानी होगी। उन्होंने राम के साथ मिलकर एक योजना तैयार की, जिसमें पूरे गांव में यह खबर फैलाई गई कि सुधा ताई अपनी सारी संपत्ति और गहने अपनी सबसे लायक बहू के नाम करने वाली हैं। यह खबर जैसे ही चारों बहुओं तक पहुंची, उनके स्वार्थ और लालच जाग उठे। अब तक जो बहुएं सुधा ताई की बातों को अनसुना करती थीं, वही उनके पास मिठाई, फल और तरह तरह के उपहार लेकर आने लगी। राधा, जो सबसे बड़ी बहू थी, हर समय सासू माँ के पैर दबाने लगी। शांता, जो हमेशा ताने देती थी, अब उनके लिए सुबह सुबह भजन गाने लगी। कमला, जो सासू माँ के खर्चों पर सवाल उठाती थी, अब उनकी पसंद का खाना बनाकर उनके सामने परोसने लगी। और विमला, जो सासू माँ के नाम संपत्ति करवाने की चाल में रहती थी, अब उनकी पसंदीदा किताबें लाकर देने लगी और उनकी आरामदायक कुर्सी ठीक करवाने का इंतजाम कर रही थी। सुधा ताई ने यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुराई। उनकी योजना काम कर रही थी। एक दिन उन्होंने सभी बहुओं को इकट्ठा किया और बड़े स्नेह के साथ कहा, बेटियों, मैंने यह निर्णय लिया है कि मेरी संपत्ति और गहने उसी बहू को मिलेंगे जो इस घर को एकजुट रखेगी और यह सिद्ध करेगी कि वह इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। मुझे यह देखना है कि आप में से कौन इस परिवार को सही मायनों में एकता और प्रेम से जोड़कर रख सकती है। यह सुनते ही चारों बहुएं और अधिक सावधान हो गईं। अब हर कोई अपने अपने तरीके से सासू माँ को खुश करने और परिवार में खुद को सबसे योग्य साबित करने की कोशिश करने लगी। लेकिन सुधा ताई को यकीन था कि उनकी योजना केवल संपत्ति की लालच को नहीं, बल्कि उनके दिलों में छिपे स्वार्थ और चालाकी को भी उजागर कर देगी। उनका उद्देश्य केवल परिवार में एकता और अपनापन लाना था। बहुओं का बदलता स्वभाव। इस घोषणा के बाद चारों बहुएं आपस में मदद करने लगीं। राधा ने घर के बड़े काम संभालने शुरू कर दिए और सासू माँ की बातों को गंभीरता से सुनने लगी। शांता ने घर के पूजा पाठ के साथ साथ परिवार के संस्कारों पर ध्यान देना शुरू किया। कमला ने अपनी बातों से घर के लोगों को जोड़ना शुरू किया और विमला ने अपनी चालाकी छोड़कर सासू माँ का दिल जीतने की कोशिश की। धीरे धीरे घर में खुशहाली लौट आई। बहुएं सासू माँ के साथ समय बिताने लगीं और उनकी चालाकी की आदतें छूटने लगीं। घर में आपसी समझ और सहयोग का माहौल बन गया। कुछ महीनों की परीक्षा और नाटक के बाद सुधा ताई ने अपनी योजना को अंतिम रूप देने का फैसला किया। उन्होंने पूरे परिवार को आंगन में इकट्ठा किया। उनके चेहरे पर वही सुकून और अनोखी चमक थी जो हमेशा उनकी पहचान रही थी। चारों बहुएं उनकी बात सुनने के लिए उत्सुक थीं, लेकिन उनके दिलों में हल्की बेचैनी भी थी। सब सोच रही थी कि आखिर सासू माँ किसे सबसे लायक बहू घोषित करेंगी। सुधा ताई ने एक गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बेटियों, मैंने जो कुछ भी किया वह आपके लिए था। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि आप सबको यह एहसास हो सके कि असली संपत्ति क्या है। यह घर, यह जमीन जायदाद, यह गहने, ये सब भले ही हमारे जीवन में जरूरी हैं, लेकिन इनसे बड़ा धन हमारा प्यार, अपनापन और एकता है। मैंने हमेशा चाहा कि आप सभी एकजुट होकर इस घर को स्वर्ग बनाएं। लेकिन मुझे लगा कि आपको यह बात सिखाने के लिए थोड़ा अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। चारों बहुएं, जो अब तक अपने अपने स्वार्थ में लगी थीं, यह सुनकर स्तब्ध रह गईं।
उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि उनकी चालाकियों और स्वार्थी हरकतों ने सासू माँ के दिल को कितना ठेस पहुंचाई होगी। सुधा ताई ने आगे कहा, आप सबको खुश करने के लिए मुझे किसी एक बहू को लायक घोषित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी मेरी बेटियां हो। मेरी असली खुशी तब होगी जब आप सब मिलजुल कर रहेंगी और एक दूसरे का सम्मान करेंगी। मेरी संपत्ति आप सभी की है, लेकिन यह केवल तब तक आपकी है जब तक आप प्यार और आपसी समझदारी से इसे संभालेंगी। यह सुनकर चारों बहुएं भावुक हो गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे समझ चुकी थी कि उनकी चालाकियों ने केवल उनके रिश्तों को नुकसान पहुंचाया था। सबने एक साथ हाथ जोड़कर सुधा ताई से माफी मांगी। सबसे बड़ी बहू राधा ने कहा, मां जी, हमसे बड़ी गलती हुई। हमने कभी आपका आदर नहीं किया और हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचा। अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। शांता, कमला और विमला ने भी एक स्वर में अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सुधा ताई से वादा किया कि वे अब परिवार को एकजुट रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। उस दिन के बाद सुधा ताई का घर सचमुच स्वर्ग बन गया। चारों बहुएं अब आपस में मिलजुल कर रहने लगीं। घर में प्यार, अपनापन और खुशियों की बहार लौट आई। चालाकी और स्वार्थ की जगह अब सहयोग और स्नेह ने ले ली थी। सुधा ताई के धैर्य, समझदारी और प्रेम ने पूरे परिवार को एकजुट कर दिया था। उनका घर पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। लोग उनकी तारीफ करते हुए कहते, अगर हर सास सुधा ताई जैसी हो तो हर परिवार खुशहाल हो सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको प्रेरणा दी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश देने के लिए है जो हमें याद दिलाता है कि परिवार की असली ताकत एकता और आपसी समझ में है। हम जल्द ही आपके लिए एक और नई प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आएंगे। हमारी हर कहानी आपको जीवन के गहरे सबक और रिश्तों की अहमियत सिखाने का प्रयास करती है। हमारे साथ इस खूबसूरत यात्रा में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने अपनों से प्यार करें और यह हमेशा याद रखें कि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।